अस्सलाम वालेकुम फिजियो डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। बच्चों, मैंने आपके लिए लास्ट टाइम जो सिंध का एमडी कैट हुआ था उसकी की बायोलॉजी की पेपर की अपलोड की थी। तो उसको देख के बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि मैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पंजाब के लिए जो टेस्ट लिया है उसकी की भी अपलोड करूँ। तो आज मैं उसकी के साथ आपके बाद आया हूँ। इससे पहले कि मैं इसकी को आपके साथ अपलोड करूँ, जो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये पेपर मैंने देखा है एंड ट्रस्ट मी, एक्सीलेंट पेपर। मतलब एक जो एमडी कैट के स्टैंडर्ड का पेपर होना चाहिए, बिल्कुल वैसा पेपर है। बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। सवाल इजी हैं बट चूँकि टेक्निकल हैं तो दे आर वेरी वेरी चैलेंजिंग। और वाकई जिन बच्चों ने पेपर सॉल्व किया होगा उनको बहुत इसमें जहन लगाना पड़ा होगा। और अब जो बच्चे इस पेपर को पास करके मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, मैं एडवांस में उनको जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये पेपर है और जिन्होंने ये पेपर सेट किया वो वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक है। शानदार पेपर है। ठीक है, तो आइए तारीफ तो हो गई, क्योंकि देखिए ना, जिस चीज़ की तारीफ बनती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब हम जो है इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। थैंक यू। मैं साथ साथ चाय भी पीता जाऊँ। अब हम जो है इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखें। ओके, तो पहला जो सवाल है, व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू। अब इसमें ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऑलराइट, अ वायरस विच बिहेव एज बैक्टीरिया, बी अ बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट वायरस, डी कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियम एंड वायरॉन। अब देखिए, मुझे पहले से पता था कि इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बट आप ये बात ध्यान में रखा करें जब एमसीक्यू पढ़ा करें तो पहला ऑप्शन कितना ही ऑब्वियस आपको पता हो कि वो सही है, सारे ऑप्शन एक दो जरूर पढ़ा करें। बाल ए इज द आंसर। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनमें से किसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? एडिनो वायरस, पार्वो वायरस, हर्पीज वायरस एंड पॉक्स वायरस। तो हमें पता है कि जो पार्वो वायरसेस होते हैं दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स एज देयर जेनेटिक मटेरियल। तो सी पार्वो वायरस का आंसर होगा। ओके, हाउ मेनी टेल फाइब्रिल्स आर अटैच्ड टू द एंड प्लेट ऑफ अ बैक्टीरियोफेज, ऑलराइट। तो ए इज 2, बी इज 4, सी इज 6 एंड डी इज 8। हमें पता है जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसके जो टेल फाइबर होता है उस पर 6 टेल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं। तो 6 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द एंजाइम इंटीग्रेज प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच वायरस। जब हम बात करते हैं प्रोटीएज की, इंटीग्रेज की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, तो हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है जहां आपका जा रहा है, सही जा रहा है बिल्कुल। तो ए इज हेपेटाइटिस ए वायरस, बी इज हर्पीज वायरस, सी इज इन्फ्लुएंजा वायरस एंड डी HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो डी HIV इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है ईस्ट जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है। तो एक तो इथेनॉल होगा ऑब्वियसली, मगर ये इथेनॉल जो बना रही होती है तो हमें पता है वो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है जो हमारी वो डो को फुला के और वो सारा मामला करते हैं। तो ए इथेनॉल एंड ऑक्सीजन, बी इथेनॉल एंड वाटर, सी इथेनॉल एंड CO2, डी लैक्टिक एसिड CO2। तो जो सी है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ईच कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फर्स्ट डैश एंड देन डैश। बहुत अच्छे जबरदस्त। हमें पता है जब NADH और FADH इलेक्ट्रॉन लेते हैं पहले एंड देन इलेक्ट्रॉन जम्प आउट ऑफ देम, तो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर पहले इलेक्ट्रॉन लेंगे फिर वो इलेक्ट्रॉन में जम करके बाहर जाएगा। तो पहले वो रिड्यूस होते हैं देन दे बिकम ऑक्सीडाइज। तो ए ब्रोकन डाउन रीजनरेट, बी जनरेट ब्रोकन डाउन, सी ऑक्सीडाइज रिड्यूस, डी रिड्यूस ऑक्सीडाइज। तो डी रिड्यूस ऑक्सीडाइज का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम ईच कैरियर की बात करें तो कैरियर पहले इलेक्ट्रॉन लेते हैं एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कॉल्ड रिडक्शन। तो पहले वो रिड्यूस होंगे देन उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पहले वो रिड्यूस होंगे देन वो ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन्स ए फोटोफॉस्फोरिलेशन, बी दैट स्कीम, ओके, सी फोटोलाइसिस, डी मैकेनिज्म ऑफ रेडियो सिंथेसिस। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें दो जगह मिलता है, एक फोटोसिंथेसिस में मिलता है और एक रेस्पिरेशन में मिलता है। अगर हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तो वहां पर फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रही है, उससे ATP बनना है। और अगर बात करेंगे रेस्पिरेशन वाले की तो वहाँ फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं हो रही बट ATP वहाँ बनना है। तो इसमें जो ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे आंसर लग रहा है वो डी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कवर कर लेता है। ठीक हो गया। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। येलोइश ग्रीन इसका कलर होता है। तो देखो ए ब्लूइश ग्रीन, बी येलोइश ग्रीन, तो बी ऑब्वियसली इसका आंसर होगा। सी डार्क ग्रीन, डी रेडिश ग्रीन। ओके, अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड। याद कर लें, ये बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं। जब भी स्टार्च पहले टूटता है बाय अमाइलेज तो पहले माल्टोज में टूटता है, देन माल्टोज माल्टेज से ब्रेक होकर ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए माल्टोज विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज, डी मैनोज। तो ग्लूकोज बनेगा बट माल्टोज बनने के बाद, तो ए माल्टोज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन बोन सेल्स कंटेन डैश % ऑफ वाटर, ओके, A 20, B 40, C 85, D 90। आपको पता है हमारी बॉडी में जो बोन है वो सेल्स होते हैं जिनके पास सबसे कम वाटर होता है 20%। तो ए इसका आंसर होगा। यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड कॉन्स्टिट्यूट्स, ऑलराइट, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। अच्छा, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर चूंकि खुद कुछ भी नहीं होता, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन ही होता है,
तो टर्शियरी स्ट्रक्चर सी इसका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ब्यूटारिक एसिड इज डैश कार्बन फैटी एसिड, ब्यूटारिक एसिड वी ऑल नो, ब्यूटेन आपको पता है ना, तो 4 इसका आंसर होगा। तो A6 B2 C4 D8, तो C4 इसका आंसर हो गया। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, में कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कौन सा है, वो नाम से पता लग रहा है। ए प्रोटीन कॉन्जुगेट नहीं है, सिंपल मॉलिक्यूल है। बी लिपिड अपनी क्लास है। सी ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कॉम्बिनेशन है, कॉन्जुगेट है, तो सी इसका आंसर होगा। Vitamins are not conjugated molecule ना, vitamins are organic molecule। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ डैश प्रोसेस, ये तो कंडेंसेशन इसका आंसर होगा, तो बी कंडेंसेशन इसका आंसर है। बाकी फोटोलाइसिस रिडक्शन कन्वेक्शन ये सारे छोड़, बी कंडेंसेशन। ओके 15 प्रोटीन आर द मेन डैश ऑफ द सेल। अच्छा प्रोटीन को जब हम देखते हैं ना तो सेल्स के फंक्शन जो एंजाइमेटिक फंक्शन है वो सेल्स हो रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं सारे के सारे साइटोस्केलेटन वगैरह वो भी प्रोटीन से बन रहे हैं। तो उसमें फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट भी है, फंक्शनल कंपोनेंट भी है, स्ट्रक्चरल भी है, बायोलॉजिकल भी है। हाँ तो इस सवाल ने जो है मुझे चक्कर में डाल दिए, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनके बगैर सेल काम नहीं करते, एंजाइम से बगैर सेल के नॉट वर्क। तो फंक्शनल कंपोनेंट तो डेफिनेटली ये हैं, बट सारे नहीं है ना। स्ट्रक्चर सेल का जितना भी होता है ऑलमोस्ट फॉर्म्ड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो मैं ज़ाती तौर पर इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सी के साथ जाऊँगा, आप अपना देख लीजिएगा। अगर कोई और इसका ऑप्शन हो आप बुक से इसको कंफर्म कर सकते हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है मैडम। सेल वॉल में बी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑलराइट। सेल वॉल के अंदर नहीं हो सकती, तो प्लांट और एल्गी दोनों में होती है। एल्गी एंड फंजाई में भी होती है। फंजाई एंड आर्किया माइंड यू दे आर द बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल ना, बैक्टीरिया एंड आर्किया। अभी जितने ही पेयर है ना, पेयर में एक ना एक मेंबर ऐसा जरूर है कि जिसके पास सेल वॉल होती है। तो फंजाई एंड आर्किया, फंजाई बाकायदा मेड सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के पास म्यूरिन की पेप्टाइडोग्लाइकिन की बड़ी सेल वॉल होती है। तो आई एम नॉट श्योर, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोटिक। ऑलराइट, इन्वेजिनेशन हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो आपको बताइए मीसोसोम, तो ए लाइसोसोम, बी मीसोसोम, सी गोल्जी, डी फ्रैगमोप्लास्ट, तो मीसोसोम इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, ऑलराइट, जिनके सिंगल मेम्ब्रेन होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया बात ही गलत हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल होती है, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया आगे डबल हो गई। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑलराइट, गोल्जी लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया। चूंकि 3 में माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो वो तो हो नहीं सकते, तो सी ऑब्वियस का आंसर है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जा रहे हो ना, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन, नो, it active transport, B इसके आंसर होगा। The digestive vacuoles and autophagosomes are also known as, alright, autophagosome and digestive vacuoles, phagocytosis no, primary lysosome and autophagy no, second lysosome paroxysome, ये सेकंड लाइसोसोम आपको पता है ना, जब लाइसोसोम किसी चीज को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं दे बिकम सेकंड लाइसोसोम, तो मेरा ख्याल है दे बिकम सेकंड लाइसोसोम इसका आंसर सही होगा। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ, अभी हमने बात की ऊपर इस वाले सवाल में, आर्किया वाले सवाल में, कि ये पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। तो ए काइटिन, बी म्यूरिन, सी सेल्यूलोज, डी हेमीसेल्यूलोज, तो बी म्यूरिन इसका आंसर हो जाएगा। विच वन इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, कॉमन क्या है दोनों में? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग में मूवमेंट्स, राइबोसोम, बाइनरी फिशन, न्यूक्लियर एनवेलप, हमें पता है बाइनरी फिशन नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ में होती है, सब में नहीं होती, न्यूक्लियर एनवेलप बैक्टीरिया में नहीं होता। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंगिंग मूवमेंट, साइक्लोसिस की बात हो रही है, आई एम डाउटफुल के बैक्टीरिया में साइक्लोसिस, राइबोसोम दोनों के पास होते हैं। देखिए यहाँ पर साइज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये नहीं है कि दोनों में क्या चीज सेम है, कॉमन क्या है, दोनों में कौन सी चीज है, दोनों में मिलेगी, तो मुझे राइबोसोम भी इसका आंसर सही लग रहा है। देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट, ऑलराइट। अच्छा सेंसरी न्यूरॉन में तो डेंड्राइट होता ही नहीं, सेंसरी न्यूरॉन आपको याद है ना, दे आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स, उनमें एक एक्सॉन निकलता है एंड देन इट ब्रांच्ड इनटू 2, तो इसमें तो डेंड्राइट होता ही नहीं। तो ए थिकनेस, बी लेंथ, सी टर्मिनल पोर्शन, डी नन ऑफ द अबव, मेरे ख्याल में नन ऑफ द अबव के साथ हमें जाना चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। डेंड्राइट नहीं होता सेंसरी न्यूरॉन में। द न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव आउटसाइड द सीएनएस, ऑलराइट, इज एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन। एसिटाइलकोलिन आपको याद है ना, इज द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो सीएनएस से बाहर होता है, तो ए इसका आंसर होगा। A hormone that plays a major role in social bonding, alright, childbirth, milk ejaculation, sexual reproduction वगैरह वगैरह। A estrogen, B oxytocin, C prolactin, D secretin। ऑक्सीटोसिन इसका जो है वो आंसर आपको पता है ना, कि मदर जब अपने बेबीज को फीड कराती है तो ऑक्सीटोसिन ना सिर्फ मिल्क को इजैक्यूलेट करवाता है, बल्कि वो मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग भी जो है वो कायम करता है ना, तो जबरदस्त है। ऑलराइट, हार्मोन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा, ओके 4 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हार्मोन बनाता रहता है, कौन सा वाला, जो प्रोजेस्टेरॉन है, और 4 मंथ के बाद टिल द एंड ऑफ द डिलीवरी वो प्लेसेंटा बनाती है, तो प्रोजेस्टेरॉन इसका आंसर होगा। तो एफएसएच तो हमें पता है एंटी एपिट्यूटिक हार्मोन है, एलएच भी एंटी एपिट्यूटिक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है, तो बचा ही प्रोजेस्टेरॉन, तो सी इसका आंसर हो जाएगा।
द मिडिल ईयर ऑफ मेनिंजेस इज, अच्छा अब आपको फॉर्मूला याद है ना, DAP वाला फॉर्मूला, तो उसमें जो मिडिल है A एरेक्नोइड मेटल, तो A एरेक्नोइड, B पाया, C ड्यूराइड, D क्रेनियम, तो एरेक्नोइड इसका आंसर होगा ऑब्वियसली। 28 द पार्ट ऑफ ब्रेन विच गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन मेंटेन बॉडी पोजीशन, सेरिब्रम A, सेरिबेलम B, पोन्स C, मेडुला D, तो सेरिबेलम B इसका आंसर होगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बिलिक्रल सिस्टम is unique and complex system especially present in echinodermites. Water vascular system आपको पता है ना, is a diagnostic feature of echinodermites. Roundworm belongs to which phylum? Roundworms की बात हो रही है ना, nematodes की, तो A Annelida, B Cylindrida, C Nematoda, D Platyhelminth, तो C Nematoda इसका आंसर हो गया। सिल्वर फिश, अब देखो नाम पे धोखा नहीं खाना, सिल्वर फिश इज एन ऑर्थ्रोपोड, इंसेक्ट से बिलोंग करता है, तो A इंसेक्ट, B मोलस्क, C जॉलेस फिश, D कार्टिलेजिनस फिश, तो A इंसेक्ट इसका आंसर है। टिश्यू आर नॉट फाउंड इन फॉलोइंग एनिमल्स, कौन से एनिमल में टिश्यू नहीं होते? वो आप बता ना, एक ही फाइलम एनिमल्स का ऐसा है जिसमें जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, एंड दे आर फ्लैटवर्म्स, स्पॉन्जीज, नाइडेरियंस या राउंड वर्म्स। तो हमारे पास ये जो स्पॉन्जीज है ना, स्पॉन्जीज के अंदर कोई भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, और नाइडेरियंस के अंदर भी टिश्यूज, मैं स्पॉन्जी के साथ जाऊंगा, वैसे नाइडेरियन भी ठीक हो सकता है, नहीं नाइडेरियन में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सही है, तो स्पॉन्जीज इसका आंसर होगा। Okay, 33. Enzyme lower the activation energy by stabilizing the transition state of metabolic reaction due to changing condition within the active site, changing condition within the protein framework, rearranging the fatty acid inside, distorting the molecule। अब आप बताइए rearranging fatty acid नहीं हो सकता, अब क्योंकि प्रोटीन के होते हैं, fatty acid का काम ही नहीं है, डिस्टॉर्ट भी नहीं करते मॉलिक्यूल्स को, एलोस्टाइड साइड ये भी नहीं, तो ए मुझे इसका आंसर सही लग रहा है कि वो जो चेंजिंग कंडीशन होती है एक्टिव साइड पर उसको स्टेबलाइज करके फैसिलिटेट करते हैं सबस्ट्रेट को कि वो आपस में मिलें या टूट के कोई प्रोडक्ट बनाए। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कम्पीट विद, इनको कॉम्पिटिटिव कैसी इसलिए बिकॉज दे कम्पीट विद सबस्ट्रेट, तो ए एंजाइम, बी सबस्ट्रेट, सी प्रोडक्ट, डी को एंजाइम, तो बी सबस्ट्रेट का आंसर होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हैव ओके अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू द नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, नो, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का होता है। बी अ क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यस इट मे बी। सी अ डिफरेंट कन्फर्मेशन बट फिट इनटू द एक्टिव साइट, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट में फिट ही नहीं होते, तो ए और सी तो वैसे ही गलत होगा। सिमिलर कन्फर्मेशन बट डज नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइट, ऐसा भी नहीं है, तो मुझे इसमें जो आंसर लग रहा है वो बी आंसर सही लग रहा है। ओके, जिंक आयन इज अटैच्ड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। ओके, द जिंक आयन फंक्शन है, अब देखो इस पूरे के पूरे सवाल में जो काम की बात है वो ये है कि जिंक आयन यहाँ क्या काम कर रहा है, तो कौन एंजाइम का काम कर रहा है, इनहिबिटर का काम कर रहा है, एक्टिवेटर का काम कर रहा है, या एलोस्टेरिक साइड का, तो ये एक्टिवेटर का काम कर रहा है। इनऑर्गेनिक आयन आपको पता है ना, दे फंक्शन एज एक्टिवेटर ड्यूरिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम के अच्छे सवाल दिए मैंने उन्हें। व्हाट इज द बेस्ट फिजियोलॉजिकल पीएच फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ दी सेल्यूलर एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन। अच्छा अब देखिए, ये हम तो मेडिकल के डॉक्टर हैं, बायोकेमिस्ट्री में इधर पढ़ते हैं, मुझे नहीं ध्यान कि ये किताब में आपकी लिखा होगा, अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो मुझे आप मेरी सलाह कर दीजिएगा। 6 to 8 pH जो है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ज़्यादातर सेल के एंजाइम की बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी के एंजाइम का जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो अलग काम कर रहे हैं उनकी बात अलग है, ये हम इंट्रा सेलुलर एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो आमतौर पे 6 to 8 pH के दरमियान में काम कर रहे होते हैं। वाटर के आसपास आपको पता है ना, वाटर की pH 7 है, तो उन्होंने वाटर के अंदर रह के काम करना है, तो वाटर की pH के साथ ही रह के काम करते हैं, तो उससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। एडेप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड बाय इट्स ओन एक्शन ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन विदाउट मॉडिफाइंग इट्स जीनोम, जीनोम मॉडिफाई नहीं हो रही है बट वो अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर रहा है, वो जो हमने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पढ़ी थी है ना। हेरिटेबल, नॉन हेरिटेबल, कैन मेड हेरिटेबल थ्रू सम मॉडिफिकेशन, समटाइम्स हेरिटेबल, अदर टाइम नॉन हेरिटेबल, तो ये नॉन हेरिटेबल आपको पता है, जो लेमार्क की थ्योरी थी उस पर एतराज़ ये था कि वो जो चेंजेस की बात कर रहा है दे आर नॉन हेरिटेबल चेंजेस है ना, तो मुझे इसका आंसर बी लग रहा है, बी ही होना चाहिए मेरे ख्याल। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, फॉर रेवोल्यूशनरी प्रोसेस टू अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोग्राफिकल बैरियर, यानी कौन सी चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने से जाने से रोक सकती है। जियोग्राफिकल बैरियर क्या काम करेंगे, जहाँ हम जियोग्राफिकल बैरियर की बात करेंगे तो हम तो ज़मीन की बात कर रहे हैं ना, तो ओशियन ज़मीन पे होती है, रोक सकती है बिल्कुल, रिवर भी रोक सकता है, माउंटेन भी रोक सकते हैं, एटमॉस्फेयर नहीं रोक सकता, यानी एटमॉस्फेयर एक जियोग्राफिकल बैरियर नहीं, तो इसका आंसर ना डी इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ तक अगर ये वीडियो स्मूथ चल रही है, पसंद आ रही है, मज़ा आ रहा है, तो बेटा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा तुम्हारा झगड़ा ही है कि तुम सब्सक्राइब किए बगैर चैनल देखते हो, भाई सब्सक्राइब करके देख लो, कोई पैसे नहीं लगते उस पर, ठीक है। चलो जल्दी सब्सक्राइब करो, चलो आगे चलें। अकॉर्डिंग टू द बायोजेनेटिक लॉ ऑफ अर्नर साइकिल, ओ माय गॉड, अच्छा अभी बायोजेनेटिक लॉ ऑफ अर्नर साइकिल आई डोंट नो कि आपका जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें है या नहीं है।
और मेरे ख्याल है बहुत सारे बच्चों ने शायद कभी नाम ही ना सुना होगा। तो मुझे ये क्वेश्चन ना आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। पहला क्वेश्चन है जो ट्रू मुझे आउट ऑफ सिलेबस मालूम हो रहा है। एक इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने देखा था जिसके ऑप्शन मुझे गलत लग रहे थे वो आर्किया वाला, कहाँ चला गया, बैक्टीरिया वाला सवाल जनाब अली। ये क्वेश्चन नंबर 16 मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसके ऑप्शन में मतलब है, बट ये तो मुझे जो सवाल लग रहा है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि सवाल सही सवाल नहीं है। तो बायोजेनेटिक लॉ ऑफ अर्नस्ट साइकिल जो है, अब देखो इसको हम एजुकेटेड गैस कैसे लगाएंगे। अब हम ऑप्शन देखना शुरू करते हैं। देयर इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब हमें ये बात मालूम है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो डार्विन का कॉन्सेप्ट है, वो अर्नस्ट साइकिल का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो ए गया। देयर इज यूज डिसयूज ऑर्गन, लेमा का कॉन्सेप्ट है, अर्नस्ट साइकिल का नहीं, ये भी गया। फाइलोजेनी रिकैप्चुलेट्स ऑन्टोजेनी, डी ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। अब याद कर लें आप, अर्नस्ट साइकिल की थ्योरी के मुताबिक जो ऑन्टोजेनी है वो रिकैप्चुलेट कर लेती है फाइलोजेनी को, यानी डी इसका ऑप्शन है। तो ये कभी हम इसके ऊपर कोई वीडियो करेंगे, कोई बात करेंगे तो बहस करेंगे कि थ्योरी का बेसिकली मकसद क्या है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। मुझे आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। अगर हम पीएमसी के सिलेबस बात करेंगे तो डेफिनेटली ये आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। ओके, द एनिमल स्पीशीज ऑन गैलापागोस रिजेंबल स्पीशीज लिविंग ऑन द, हाँ अब गैलापागोस जो है, जब डार्विन वहाँ पहुँचा था तो आपको याद है कि जो गैलापागोस है ना वो साउथ अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक है। तो उसकी जो स्पीशीज थी वो साउथ अमेरिका से रिजेंबल तो कर रही थी, बट एग्जैक्टली उनके जैसी नहीं थी। तो देखें क्या इसका आंसर है। ए नॉर्दर्न यूरोप, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी नॉर्थ अमेरिकन मेनलैंड, डी साउथ अमेरिकन मेनलैंड। साउथ अमेरिकन मेनलैंड जो डी है वो इसका आंसर होगा। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरिड टू द लिवर बाय, ठीक है, यानी फूड जो भी आपने खाया उसको क्वालिटी कंट्रोल चेकअप से गुजारा जाएगा लिवर में, और लिवर तक उसको आप कैसे पहुँचाएंगे? हेपेटिक आर्टरी के जरिए? नो। हेपेटिक वेन के जरिए? नो। हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए? यस। हेपेटिक पोर्टल आर्टरी तो कोई होती नहीं है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन, पोर्टल सिस्टम आपको पता है ना, एक ऐसा वेस्कुलर सिस्टम जिसमें वेसल के दोनों तरफ कैपिलरीज हो। आमतौर पर वेसल में एक तरफ कैपिलरीज होती है, दोनों तरफ नहीं होती। पोर्टल सिस्टम में दोनों तरफ होती है। ओके, 43 डैश प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यूबीसीज, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की बात कर रहा होगा, इन रिस्पॉन्स टू डैश एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, ऑलराइट। एंटीबायोटिक्स एंड एंटीजन, वो हमें पता है एंटीबायोटिक डब्ल्यूबीसी नहीं बनाते, ऑप्शन ए गया। एंटीबॉडीज इन आरबीसीज, आरबीसी की वजह से ये सवाल गलत, ऑप्शन गलत हो गया। ग्लोबुलिन हिस्टामिन, इसको हम होल्ड पर रखते हैं। एंटीबॉडीज एंड एंटीजन, अब एंटीबॉडीज डब्ल्यूबीसी बनाते हैं रिस्पॉन्स टू एंटीजन, तो वो एंटीजन नहीं बनाते। तो बाकी बचा सी, तो सी इसका आंसर है। आपको पता है जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं दे आर गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, और हिस्टामिन भी आपको पता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। तो सी इसका आंसर होगा। एक्सीलेंट क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल है। द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉडी एम्प्टीज लिम्फ इनटू द ब्लड स्ट्रीम एट, याद कर लें कि सारे के सारे जो लिम्फ पूरी बॉडी के जमा होता है, या कि हमारे यहाँ पर नेक और जो हमारा शोल्डर के जंक्शन है यहाँ पर एक वेन होती है, इस कॉल्ड सबक्लेवियन वेन, वहाँ पर ड्रेन होता है। तो एब्डोमिनल वेन नो, जुगुलर वेन नो, सबक्लेवियन वेन यस, बाइल डक्ट नो। तो सी इसका आंसर होगा। ओके, फ्लो ब्लड इन कैपिलरी एडजस्टेड बाय, वो आपको पता है ना, कैपिलरी जहाँ पर स्टार्ट हो रही होती है वहाँ पर उनके जंक्शन पे देयर इज स्फिंक्टर जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो हार्ट डायरेक्टली नहीं, हार्ट डायरेक्टली नहीं करता। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, यस, ये वो स्फिंक्टर्स हैं, वो वेल्व्स हैं, वेल्व लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कैपिलरी से पहले ब्लड फ्लो को रेगुलेट। सी मेटा आर्टेरियोल्स, डी वेल्व्स। तो सी इसके बी इसका आंसर होगा, सॉरी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर्म ए प्योर वाटर, यानी एक तरफ 100% वाटर है, एक तरफ सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन वाटर को खींचेगा अपनी तरफ। क्यों खींचेगा? सॉल्यूट्स खींचेंगे। तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट पोटेंशियल, सी इसका आंसर होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसको रोकेगा, सॉइल पोटेंशियल नहीं। हाँ, सी इसका आंसर होगा, तो सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following is not a consequence of aerobic respiration in human muscle cells? ओके, ह्यूमन मसल्स में क्या नहीं होता जब रेस्पिरेशन होती है? क्रैम्प होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, हाई कंजम्पशन एनर्जी नहीं होती, पेन और टायर्डनेस होता है। तो बी इसका आंसर होगा। द रेस्पिरेटरी सरफेस एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अब रेस्पिरेटरी सरफेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इट मस्ट बी परमिएबल, बिल्कुल होनी चाहिए। इट मस्ट बी थिक फॉर लो डिफ्यूजन, नहीं लो डिफ्यूजन नहीं करवानी, ज़्यादा डिफ्यूजन करवानी। इट शुड बी नॉन वेस्कुलराइज्ड, इसको ज़्यादा वेस्कुलराइज होना चाहिए। शुड बी अ लो वेंटिलेशन मैकेनिज्म, नो, हाई वेंटिलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उसका आंसर ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोकैरियोट? ओके, प्रोटोक्टिस तो नहीं होते, अमीबा भी नहीं होता, वो प्रोटिस्टी है। ई कोलाई द बैक्टीरिया, तो ये प्रोकैरियोट होगा। फंजाई, तो बी ई कोलाई इसका आंसर हो गया। नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, आपको पता है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में 2 लेयर्स होते हैं, तो 2 इसका आंसर होगा। A1, B2, C3, D4, तो 2 इसका आंसर होगा। The division of कोकाई in 3 planes from सार्सिना, which is a cube of dash कोकाई। सार्सिना आपको पता है ना, जब 8 कोकाई आपस में मिल जाते हैं तो दे फॉर्म सार्सिना। तो A2, B4, C8, D16, तो 8 इसका आंसर होगा। ओके, which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया आर कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, याद कर लें
जो टीबी का बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टीन लेता ही नहीं है, दैट वाई वी यूज टू कॉल इट एसिड फास्ट बैक्टीरिया ना, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। बी ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया आर कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नहीं ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर से निकला है। उसके बाद निमोनिया लंग डिजीज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस लंग डिजीज काम बाय ग्राम, ये सी इसका आंसर हो गया। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया तो ग्राम स्टीन लेता ही नहीं ना, तो ग्राम स्टीन की वजह से ही मैंने उसको गैस कर लिया कि इसका आंसर सी होना चाहिए। ओके, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, यस, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये चूंकि नाइट्रोजन को फिक्स करके अपने सारे मामले चला रहे हैं, तो इनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होना चाहिए। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, सॉइल के अंदर होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। मैं कीमोसिंथेटिक के साथ जाऊँगा। ओके, ईच ह्यूमन टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, अच्छा हाँ ठीक है, वो उसके अंदर सेप्टा होते हैं जो डिवाइड कर रहे होते हैं। 50 to 100 lobules, 150 to 200 lobules, 200 to 300 lobules, 250 to 300 lobules। अब ये डिफरेंट किताबें ना डिफरेंट में लिखती हैं। जो हम मेडिकल किताबों में पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं इसमें 200 से लेके 300 तक ये हो सकते हैं। अब 200 से लेके 300 तक का इसमें ऑप्शन ये है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी जो किताब है उसमें क्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो क्योंकि 250 से 300 भी ना इसी रेंज के अंदर फॉल कर रहा है, तो होगा या तो सी या डी। तो 200 से 300 मुझे ज़्यादा सही जो लग रहा है, 200 से 300 सी ज़्यादा सही लग रहा है। आप देख लीजिएगा, डी भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि रेंज है ना डिफरेंट किताबों में डिफरेंट लिखी होती है। तो सी और डी दोनों मेरे हिसाब से सही हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब। ओके, which cells in the human male are responsible for the release of testosterone? Yes, testosterone ए पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करवाता, टेस्टिस करवाती है, हाइपोथैलेमस भी नहीं करवाता है, दो ऑप्शन वैसे ही चले गए। सर्टोली सेल याद कर लो, स्पर्म बनाते हैं, ऐसे सर्टोली सेल ऐसे स्पर्म ऐसे याद रखा करें। और लेडिक सेल जो है, इंटरस्टिशियल सेल जो है, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, तो डी इसका आंसर होगा। फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड, इम्प्लांटेड मतलब एंटर होना, दाखिल होना, इज इम्प्लांटेड एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट इन दी, ओके, ओवरी में तो रिलीज हो गया, बात खत्म हो गई, यूट्रस में इम्प्लांट होता है, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट नहीं हो सकता, सर्विक्स में भी नहीं हो सकता, तो यूट्रस इज द करेक्ट आंसर, बी। ओके, लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH इज मैक्सिमम इन ब्लड ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब LH का काम क्या है, ओव्यूलेशन करवाना, तो ओव्यूलेटिव फेज में ज़्यादा होना चाहिए, तो मेंस्ट्रुअल स्टेज, प्रोलिफरेटिव फेज जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, उसमें फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ओव्यूलेशन स्टेज, सिक्रेटरी स्टेज, तो सी इसका आंसर होगा। नाउ वी आर क्लोजिंग टू द एंड, तो जल्दी से बेटा इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताओ, ताकि वो भी अपने क्वेश्चन को चेक करें और देखें कि उनसे कहीं ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं हो गई। मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिफिलिस, यस, सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपको बताइए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंसेक्ट बाइट, कंटामिनेटेड वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है ना, उससे ही ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। ओके, व्हाट इज फॉल्स अबाउट कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में झूठ क्या है। देयर आर मेनी ब्लड वेसल इन कार्टिलेज, यही बात झूठ है, कार्टिलेज आर एवेस्कुलर, उनमें ब्लड सप्लाई होती ही नहीं। इट इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यस वो है, बिल्कुल है। इट कवर्स एंड ऑफ बोन एट जॉइंट, ये भी ठीक है। इट मच सॉफ्टर देन बोन, ये भी ठीक है, तो ए इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मसल कंपोनेंट दैट एक्ट एज ए स्टोर ऑफ एनर्जी। याद कर लो, मसल के बाद जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो एटीपी की फॉर्म में नहीं होती है, वो एक मॉलिक्यूल होता है कॉल्ड क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट उसकी फॉर्म में होती है। तो एटीपी तो क्रिएटिन फॉस्फेट तब बनेगा, तो ये जो बी है ना क्रिएटिन फॉस्फेट, ये इसका आंसर है। सी मायोग्लोबिन, डी क्रिएटिनिन फॉस्फेट। अच्छा देखो, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन मिलते जुलते हैं, बट क्रिएटिन जब मेटाबोलाइज होता है तो इट्स फॉर्म्स क्रिएटिनिन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो मुझे पता है आई साउंड कंफ्यूजिंग, बट बी इसका आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्केलेटल मसल फाइबर इन ह्यूमन। इंसानों के स्केलेटल मसल फाइबर में क्या नहीं होता, मल्टीपल न्यूक्लिया बिल्कुल होते हैं, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होती है, दैट वाई दे अपीयर रेडिश इन कलर, बाकी बचा ही एक तो वही होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन मसल में नहीं होती, मायोग्लोबिन होती है। ओके, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स। ए ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना, ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में होता है हिंज जॉइंट, रेडियो अल्ना। अच्छा ओके, फीमर एंड पेक्टोरल गर्डल नहीं, वो तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाएगा। अच्छा, फीमर का तो पेक्टोरल गर्डल तो जॉइंट ही नहीं होता। फीमर एंड एसिटाबुलम वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो ह्यूमरस और रेडियो अल्ना वाला सही है, बट याद रहे जो हिंज जॉइंट है ये एल्बो की बेसिकली बात हो रही है। एल्बो में जो हमारे ह्यूमरस है ना वो डायरेक्ट हमारी अल्ना से मिलता है, रेडियस से नहीं मिलता, ये बात याद रखनी। ओके, टेस्ट क्रॉस इज मेड टू चेक जीनोटाइप ऑफ अ ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस रिप्रेजेंट टेस्ट क्रॉस। इनमें से क्या टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अननोन गो ये, अच्छा हेटेरोजाइगस से कर रहा है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस जो होमोजाइगस है बट डोमिनेंट है, तो बी जिसका आंसर होगा, यानी जिसका आपको पता नहीं है उसको आप होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हो ना टेस्ट क्रॉस में, तो बी इसका आंसर। देखो ना, एक्सीलेंट क्वेश्चन,
सिर्फ जो कॉन्सेप्ट से पढ़े हुए जो बच्चे हैं ना वो उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे, बाकी सब जो है वो जो है इधर उधर धक्के खाते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त, मुझे आई रियली लाइक दैट पेपर, बहुत मज़ा आया पेपर सॉल्व करके। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन एन RH नेगेटिव वुमन मैरिड टू RH पॉजिटिव मैन कंसीव अ चाइल्ड हु इज RH पॉजिटिव। आपको पता है ना वो मैटरनल फीटल इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। तो वो लो पूरा ऑप्शन ही वैसे ही लिखा हुआ है। ए वो जो उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी बोलते हैं, तो ए मैटरनल फीटल इनकम्पेटिबिलिटी, बी पैटर्नल फीटल इनकम्पेटिबिलिटी, सी कैंथरोफिटस, डी डेथ ऑफ मदर। तो ए इसका आंसर होगा। ओके, डीएनए स्टोर्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट यूनिट टर्म्ड एज ए जीन, बी फिनोटाइप, सी कैरियोटाइप, डी सेल। तो ए आपको पता है, ये तो खैर जीन ही इसका आंसर है। टू स्टडी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मॉर्गन मेटेड यूटीएच, थॉमस एंड मॉर्गन की बात हो रही है। मॉर्गन मेटेड वाइट आइड मेल्स विद वाइल्ड टाइप रेड आइड फीमेल्स। व्हाट विल द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, है ना, वो आपको पता है कि वो जब उसने किया था तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का उसको ये मिला था। ऑल रेड आइड मेल्स एंड फीमेल्स, वाइट आइड फीमेल्स एंड रेड आइड मेल्स, रेड आइड फीमेल्स एंड वाइट आइड मेल्स, ऑल वाइट आइड फीमेल्स। मैं इसमें चूंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए तो पढ़े हुए, तो मैं बी और सी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पहला जो उसने क्रॉस किया था उसमें तो सारे के सारे उसको रेड आइड ही मिले थे, और बाद में उसको सारे वाइट आइड तो कभी भी उसको नहीं मिले। तो बी और सी में मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इसका जो रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल्स मुझे मिल रहे थे, दैट्स व्हाई उसने सोचा कि शायद ये कैरेक्टर जो है ना सिर्फ मेल्स के पास है और फीमेल्स के पास नहीं है। पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो बी या सी में से उसका आंसर है वो आप देख लीजिएगा। एक सवाल के लिए मेरी मदद कबूल करें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। यस, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो हमें बताए एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर है। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट जो होती है ये एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, तो सी। और डी हाइपोट्राइकोसिस नहीं, तो सी इसका आंसर होगा। ओके, तो वी केम टू द लास्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन कैन बी ट्रेस थ्रू। यस, अपन इंसानों पे वैसे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते ना, तो अपन क्या देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल मीटिंग नहीं कर सकते, अनइथिकल है, अलाउ नहीं करती, लोग अलाउ नहीं करते। काय स्क्वायर चार्ट इज नॉट एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट को कैलकुलेट करने का स्टेटिस्टिक्स का एक तरीका है। पेडिग्री एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी तो चांस है ना, तुक्का लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। हाँ, पेडिग्री जो फैमिली ट्री हम देखते हैं उसके जरिए हम एग्जैक्ट पता चला सकते हैं कि क्या हुआ। तो बेटा दिस इज द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस, यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस ने जो एग्जाम लिया, तो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मैंने कहा ना मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त पेपर था, और ऐसे पेपर एंटी टेस्ट के होने चाहिए कि जिनको बंदा सॉल्व करने जाए तो उसको सोचना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, और थोड़ा सा चैलेंज भी वो महसूस करे। सिंध की जो टेस्ट हुआ उसमें तो 14-15 सवाल आउट ऑफ सिलेबस ही चले गए, इतने आसान अजीब अजीब सवाल। तो बहरहाल मैं अगेन एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूँ जो बच्चे इस टेस्ट को पास करेंगे। तो मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।